गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम हमारे इतिहास के अध्याय नंबर 5 यायावर साम्राज्य इसके बारे में जानेंगे। यदि इन दो शब्दों की हम बात करें, यायावर और दूसरा है हमारे पास साम्राज्य, इन दोनों शब्दों को यदि मैं एक साथ सामने देखता हूँ, दोनों शब्दों को मैं मिलाकर एक साथ पढ़ता हूँ, तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास यहाँ पर आना शुरू हो जाता है। वो क्यों आता है वो हम तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक हम इन दोनों शब्दों के अर्थों को नहीं जान पाते। सबसे पहले हमें इन दोनों शब्दों के अर्थों को समझना होगा कि जो यायावर है उस शब्द का क्या अर्थ है और जो साम्राज्य है उस शब्द का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगा यायावर की। इस शब्द का अर्थ होता है खानाबदोश, या घुमक्कड़, या फिर बद्दू लोग। यानी कि ये वो लोग हैं जो एक स्थान पर टिके नहीं रहते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिनका कोई भी स्थायी ठिकाना नहीं होता। सेकंड जो शब्द था हमारे पास साम्राज्य, ये जो है एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था होती है। क्या होती है? एक स्थिर राजनैतिक व्यवस्था। कि साम्राज्य हम उसको कहते हैं जो एक विशाल क्षेत्र के अंदर फैला हो, जिसके ऊपर एक राजनीतिक प्रणाली, एक आर्थिक प्रणाली जो है राज करती हो, उसे हम क्या कहते हैं? साम्राज्य कहते हैं। ये स्थिर होता है। हालांकि इसमें भौतिक जो है विविधता मिल सकती है। कहीं आपको पठार मिल सकते हैं, कहीं मैदान मिल सकते हैं, कहीं मरुस्थल मिल सकते हैं, झरने मिल सकते हैं, खाड़ी मिल सकती है, समुद्र मिल सकता है। बट वो सभी किसी न किसी ताकत के ज़रिए जो है एक सूत्र में क्या किए जाते हैं? पिरोए जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ दो शब्द आए, बहुत अच्छे से आप इन शब्दों को समझ गए होंगे, यायावर और साम्राज्य। दोनों को एक साथ हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो हमने दोनों शब्दों का अर्थ लिया, दोनों शब्दों की हमने व्याख्या की, अगर विद्वान इनको अपनी राजनीतिक भाषा में अगर देखते हैं, अपनी पुस्तकीय भाषा में देखते हैं, तो ज़रूर विरोधाभासी प्रतीत होता है। लेकिन यदि अगर हम इन्हीं शब्दों को चंगेज़ खान के द्वारा, किसके द्वारा? चंगेज़ के द्वारा स्थापित किए गए अगर मंगोल साम्राज्य को अगर हम देखेंगे, किसको देखेंगे? मंगोल साम्राज्य को अगर देखेंगे, तो ये सारी की सारी जो कल्पना एक लेखक के द्वारा, एक इतिहासकार के द्वारा की जाती है, वो सारी ध्वस्त हो जाती है। क्योंकि चंगेज़ खां एक वो महानायक था जिसने इन सारे घुमक्कड़ कबीलों को एकजुट किया, उनको एक राजनीतिक पहचान दी, उनको एक सैन्य शक्ति में क्या किया? संगठित किया, एक मजबूत अर्थव्यवस्था का आधार दिया, एक अच्छी कानून व्यवस्था दी, कबीलों को राज्य के रूप में कन्वर्ट किया। तो अगर हम इस साम्राज्य का जब अध्ययन करेंगे
तो हमें हमारी जो साम्राज्य जो यायावर है उसकी जो अवधारणा है वो हमें क्या होगी, गलत प्रतीत होगी। तो आइए आज हम यहाँ चंगेज़ खां के द्वारा स्थापित यायावर साम्राज्य, जिसे मंगोल साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था, उसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अभी कुछ समय पहले हमने हमारे फोर्थ लेसन को, अध्याय नंबर 4 को कंप्लीट किया था। इस्लाम का उदय और विस्तार, वो भी इसी प्रकार का एक कबीलों से बनाया गया क्या था, साम्राज्य था। अरब प्रायद्वीप के अंदर जो है ये क्या हुआ था, फैला था। और धीरे धीरे जो है ये पूरे जो है मध्य एशिया तक क्या हो गया था, फैल गया था। और वहाँ भी इसी प्रकार के यायावरी लोग ही क्या होते थे, रहते थे। तो ऐसा ही एक साम्राज्य 13वीं और 14वीं शताब्दी के अंदर कहाँ पर फैला, यूरोप और एशिया में। ये थोड़ी सी मैं पढ़ा देता हूँ आपको, यहाँ देखिए। अभी मैंने ये बता दी है आपको कि यायावर साम्राज्य की अवधारणा जो है विरोधात्मक प्रतीत होती है, क्यों होती है, उसका रीजंस मैंने आपको यहाँ पर बताया। ये बता रहे हैं, देखिए कि ये मूलतः क्या होते थे, घुमक्कड़ होते थे। साम्राज्य के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो शब्द होता है वो एक जटिल और आर्थिक ढांचे में स्थिरता को क्या करता है, प्रदान करता है। एक व्यापक भूभागीय जो प्रदेश होता है उसको सुचारू रूप से क्या करता है, शासन प्रदान करता है। तो जो भी मैंने आपको बातें बताई थी कि वो बंधे बंधाए सांचे में ही क्या करते हैं, ढालते हैं। जो भी समाजशास्त्री या इतिहासकार इन बातों का क्या करता है, अध्ययन करता है, तो फिर हमें ये लगता है कि ये परिभाषाएं क्या है, त्रुटिपूर्ण क्या होती है, सिद्ध हो जाती है। और इसलिए यायावर समूह द्वारा निर्मित उनके साम्राज्य संबंधी संगठनों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अध्याय हमारा जो 4 था उसमें इस्लामी इलाकों का राज्य निर्माण का अध्ययन हमने प्रायद्वीप के अंदर जो है बद्दू यायावर परंपरा के ऊपर आधारित था। और इस अध्याय के अंदर एक विभिन्न वर्ग, वहाँ पर तो था एक मुस्लिम वर्ग, और यहाँ पर कौन आ जाता है, मंगोल वर्ग आ जाता है। और इन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी के अंदर जो है पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना जो है किसने की थी, चंगेज खां ने। महाद्वीप से पार जा करके भी रूस तक फैल गया था, क्रीमिया तक फैलाया उसने अपने इस साम्राज्य को। और ये सारा का सारा जो साम्राज्य होता था वो कृषि आधारित चीन की जो साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में क्या क्या था, ये लोग दीनहीन थे, जटिल जीवन से जो है अपना चारा जो है चलाते थे। क्योंकि जो मध्य एशिया था वो पूरा का पूरा मरुस्थल था, एक साइड में इसके गोभी का मरुस्थल था, बहुत कम जो है उपजाऊ ज़मीन थी। तो ये लोग जो है अपना जो जीवन यापन करते थे वो जंगलों से जो भी इनको प्राप्त हो जाती थी वस्तुएं, उनसे जो है करते थे। या फिर ये पशु पालते थे उनके मांस के द्वारा, या फिर गर्मियों के अंदर जो ये लोग पशु जो है पकड़ लेते थे उनकी खाल को भी क्या करते थे, बेचते थे। तो इन क्षेत्रों को जो है चंगेज़ खां के नेतृत्व में, ये देखिए मंगोलों ने चंगेज़ खां के नेतृत्व में अपनी एक जो है पारंपरिक सामाजिक राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैन्य तंत्र, ये मैंने आपको जैसे ही पाठ स्टार्ट हुआ था एक सैन्य व्यवस्था का शब्द भी मैंने जो है इसमें लिया था, ये बहुत महत्वपूर्ण था। सैनिक उपलब्धि बहुत ही ज़बरदस्त रही थी चंगेज़ खां की, और इसी कारण वो इतने बड़े साम्राज्य का क्या कर पाया था, निर्माण। संचालन जो उसका होता था वो प्रभावी पद्धतियों का जो उसने सूत्रपात भी किया। और मंगोलों के सामने यह चुनौती थी कि वे अपने स्टेपी परंपराओं के जरिए हाल ही में विजित क्षेत्रों का शासन क्या नहीं कर सकते, चला नहीं सकते। इस वजह से इस नए क्षेत्र में उन्होंने तरह तरह के लोगों, अर्थव्यवस्थाओं और धर्मों का क्या करना पड़ा था, सामना करना पड़ा। तो अपने यायावर साम्राज्य को बनाने के लिए उसने क्या उठाए थे, नए कदम उठाए थे और समझौते भी किए। इस साम्राज्य का यूरेशिया के इतिहास पर, यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप प्लस में एशिया, यूरोप प्लस में एशिया, अगर दोनों महाद्वीपों को हम मिला दें तो उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, यूरेशिया बोला जाता है। और ये इसका जो साम्राज्य था वो कहाँ पर फैला हुआ था, यूरोप और एशिया महाद्वीपों के अंदर फैला हुआ था। गहरा प्रभाव पड़ता है। और इसने मंगोलों के समाज के चरित्र और संरचना को हमेशा के लिए क्या कर दिया, बदल दिया। कि घुमक्कड़ लोगों की जो प्रवृत्ति थी उसको इसने बिल्कुल क्या कर दिया, बदल दिया। और जितने भी हमें यहाँ पर एक शब्द आया है यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है, बर्बर शब्द। कौन सा शब्द है, बर्बर शब्द है। और ये जो है अंग्रेजी में इसको जो है बारबेरियन कहते हैं। और यूनानी भाषा का एक शब्द है, कौन सा शब्द है, बारबरोस, उससे निकला है ये।
किससे निकला है ये? बारब्रोस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है गैर यूनानी, यानी कि यूनान से बाहर के लोग, जो लोग ये क्या ना हो, यूनानी ना हो। तो यूनानी लोग अपने से बाहर के क्षेत्र के लोगों के लिए इसका उपयोग करते थे, जिनको क्या माना जाता था, बिल्कुल बर्बर, कि वो ऐसे बोलते हैं जैसे ये एक बच्चा बोलता है। उनकी जो आवाज़ है वो बेतरतीब है, कोलाहल करती है। एक बच्चे की तरह इनको दिखाया जाता था, जो बोलने में क्या थे, असमर्थ थे, डरपोक थे, विलासप्रिय थे, निष्ठुर थे, आलसी थे, लालची थे, स्वशासन चलाने में क्या थे, असमर्थ। यानी कि ये रूढ़िगत और घिसी पिटी धारणाएं जो है रोम वासियों के पास से आई थी, और एक समय के बाद जर्मन के लोगों के लिए भी इस शब्द का क्या किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। ये तो था मंगोल साम्राज्य। अब हम जो है मंगोल साम्राज्य के बारे में यहाँ पर विस्तार पूर्वक जानेंगे। यहाँ से हमारा जो है पाठ स्टार्ट होता है, वो है इसकी भूमिका। और ये जो भूमिका आप देखेंगे तो ये स्टेपी जो क्षेत्र है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि स्टेपी क्षेत्र क्यों कहते हैं इसको। स्टेपी क्षेत्र क्यों कहते हैं? जो हमारे महाद्वीप हैं, चाहे वो एशिया है, अफ्रीका है, अमेरिका है, वहाँ पर जो घास के मैदान हैं उनके नाम अलग अलग हैं। जैसे एशिया में जो घास के मैदान हैं उनको स्टेपी घास के मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेपी घास के मैदान। जो अफ्रीका है उसके घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? स्वाना। क्या कहा जाता है? स्वाना। और एक और बता दूं मैं आपको, अमेरिका जो है, थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ यहाँ, आपको दिख जाएगा। अमेरिका वालों को क्या बोला जाता है? प्रेरीज। प्रेरीज। तो ये जो घास के मैदान है ये अपने नामों से क्या है, प्रसिद्ध है। तो जो मध्य एशिया का जो क्षेत्र है वो कौन से घास का मैदान कहलाता है? स्टेपी घास का मैदान। इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? स्टेपी क्षेत्र। आ गया होगा सभी बच्चों को समझ में बहुत आराम से। ये देखिए कि 13वीं जो शताब्दी थी उसका जो प्रारंभिक जो दशक था उसमें यूरो एशियाई, यानी कि यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर के इस महाद्वीप के अंदर एक महान साम्राज्य, जो मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में एक नई राजनीतिक शक्ति के रूप में क्या हुआ, उदय हुआ। और एक बहुत बड़े खतरे को दूसरे लोगों ने क्या किया, अनुभव किया। और इनको चंगेज खान ने, जिसकी मृत्यु कब हुई थी? 1227 में। और इसका जन्म हुआ था 1162 में मंगोलिया में। कहाँ हुआ था? मंगोलिया में। तो इसने जो है 1227 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पहले मंगोलों को क्या किया था? संगठित किया था। और एक बहुत बड़ी राजनीतिक दूरदर्शिता वाला ये क्या था, व्यक्ति था। इसकी सोच बहुत क्या थी, लंबी थी। ये आप मंगोल साम्राज्य को आप देख सकते हैं, ये मैप्स के जरिए जो है आपको दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं हम। ये देखिए, ये देखिए, ये भारत है। भारत कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये अरब है, ये कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। आपको बिल्कुल आसानी से दिखाई दे रहा होगा। ये सारा का सारा कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। और यहाँ जब आ जाते हैं, ये बाजेटाइन जो साम्राज्य है ये यूरोप में है। कहाँ पर है? यूरोप में। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये सारा किसका है? यूरोप का क्षेत्र है। तो दोनों क्षेत्रों में फैला, एशिया में भी फैला और यूरोप के अंदर भी फैला। ये जो थोड़ा सा कम ग्रे कलर में जो आपको दिखाया जा रहा है ये मंगोल साम्राज्य है। ये देखिए, ये दिखा रखा है ना आपको, ये मंगोलिया, ये यहाँ के जो है वास्तविक है निवासी थे। कराकोरम ये पहाड़ियाँ हैं। ये तिब्बत है जो भारत के साथ लगता है, हिमालय के साथ लगता हुआ। उसके बाद मैं दोबारा जो है इनको रिपीट कर रहा हूँ। ये देखिए, चाइना तक इनका फैला हुआ था। ये मंगोलिया है, ये तिब्बत है। ये निसापुर, निसापुर के बारे में भी यहाँ एक घटना का वर्णन हम करेंगे। ये बुखारा, समरकंद, बलख, हिरात, मरो, ये सारे के सारे बहुत अच्छे शहरी केंद्र भी थे जहाँ से व्यापार होता था। ताशकंद उज़्बेकिस्तान में है, जहाँ पर जो है लाल बहादुर शास्त्री ने 1966 के अंदर ताशकंद समझौता भी किया था भारत में, जिसके तहत जो है 1965 का भारत पाकिस्तान के युद्ध का क्या हो गया था, अंत हो गया था। ये बगदाद जो हमने पढ़ा था इस्लाम के अंदर, किसी टाइम में दमिश्क की राजधानी बनी थी, वो इसी क्षेत्र में थी। फारस की खाड़ी ये व्यापार के लिए यूटिलाइज़ की जाती थी। भूमध्य सागर, काला सागर, ये बाजेटाइन साम्राज्य जो उस समय कहाँ पर होता था, यूरोपियन क्षेत्र के आसपास होता था। ये रूसी देश था। रूस के अंदर क्रीमिया, क्रीमिया तक जो है उसकी सेनाएं क्या हो गई थी, फैल गई थी।
तो ये वो साम्राज्य, आप इसको समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। ये हिंद महासागर है जहाँ से व्यापार होता था, ये अरब सागर है। भारत के साथ भी मंगोलिया जो क्षेत्र था उसके बहुत ज़्यादा क्या थे, संबंध थे। अगर इसके क्षेत्र को अगर हम देखेंगे तो इसके बीच में जो है नखलिस्तान भी मिलेंगे, जो भूमि है हमारी मरुस्थल की, प्रेरी, सॉरी स्टेपी क्षेत्र की, वहाँ पर। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सारी वही बातें जो हैं अब आपके सामने रिपीट हो रही हैं कि मध्य एशिया का जो स्टेपी प्रदेश था, मंगोल जातियों ने एक यहाँ पर क्या बनाया, एक महासंघ बनाया। और उन्होंने कहा था कि ईश्वर से जो है विश्व पर शासन करने का उन्हें क्या है, आदेश प्राप्त है। और ये बात यहाँ पर चंगेज़ खां का एक पोता था मोंके, उसकी बात होती है फ्रांस के शासक लुई नौवें से। क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति में 9वीं क्लास में हमने लुई 14वें के बारे में, लुई 16वें के बारे में पढ़ा था 1789 में। तो यहाँ हम करीबन करीबन 1250 ईस्वी के आसपास की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम में चंगेज़ खां का एक पोता होता था मोंके, उसने फ्रांस के शासक जो है लुई के साथ जो है इस प्रकार की जो है बातें की थी। ये साम्राज्य आप देखिए कहाँ तक फैला था। चीन अभी मैंने आपको दिखाया, तुरान दिखाया, अफगानिस्तान, रूस का स्टेपी क्षेत्र मैंने आपको दिखाया। इसके संचालन में जो है पूरा टाइम जो है चंगेज़ खां ने जो है लगा दिया। और चंगेज़ खां के सपन को जो है इसके वंशजों ने भी क्या किया, फिर सार्थक किया। उसके मरने के बाद जो एक बहुत विशाल साम्राज्य का निर्माण उन लोगों ने किया। ये बता रहा है, ये देखिए कि कितना भयंकर जो है क्रोधित होते थे ये लोग। ये कह रहा है देखो कि इसका जो पोता था मोंके, उसने फ्रांस के शासक लुई नौवें को कहा कि स्वर्ग में एक अगर शाश्वत आकाश है और पृथ्वी का केवल एक ही अधिपति है, वो कौन है, चंगेज़ खां। उसी को क्या बोला गया है, स्वर्ग का पुत्र बोला गया है। उसने कहा था कि सूर्य के उदय होने से लेकर अस्त होने तक आनंदित और शांति में रहेगा, तब यह स्पष्ट होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। यदि आपने शाश्वत स्वर्ग की आज्ञप्ति को समझ लिया है तो फिर आप इस पर विश्वास न करते हुए ध्यान नहीं देना चाहते हैं और केवल यह कह देते हैं कि हमारा देश दूर है, हमारे पर्वत क्या है, विराट है, हमारे समुद्र क्या है, विशाल है। तो उसने कहा था इनको हम बहुत ही जल्द क्या कर लेंगे, जीत लेंगे। ये कह रहा है देखो अगर विश्वास है तो आप हमारे विरुद्ध सैन्य बल लेकर आएंगे तो हम भी जानते कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा उस शाश्वत स्वर्ग को भी पता है जिसने कठिनाई को आसान बनाया है और सुदूर को क्या ला दिया है, निकट ला दिया। और ये कोरी धमकियां नहीं थी, उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ कि रूस तक के क्षेत्र को रौंद दिया था इस मोंके ने। ये देखिए चंगेज़ खां के दूसरे पोते, ये तो मोंके की बात थी, अब हम यहाँ बाटू की बात कर रहे हैं, जिसने 1236 से 1241 के बीच रूस की भूमि को मास्को तक रौंद डाला, पोलैंड और हंगरी पर विजय प्राप्त कर वियना के बाहर प्राण डाल दिया। और आज के टाइम में वियना किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की। ये यूरोपीय देश हैं। किसकी राजधानी है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना विशाल साम्राज्य का इन लोगों ने क्या किया था, निर्माण किया था। तो वास्तव में ये लगने लगा था 13वीं शताब्दी तक कि शाश्वत आकाश किसके पक्ष में है, मंगोलों के पक्ष में है। चीन का सारा भाग, मध्य पूर्व एशिया और यूरोप यह मानने लगे थे कि चंगेज़ खां की आबाद दुनिया पर विजय ईश्वर का एक क्या है, गुस्सा, और यह कयामत के दिन की क्या है, शुरुआत है। इतना भयंकर जो है सैन्य बल था इनके पास। और जो सिकंदर ने जो क्षेत्र जीता था उसको भी बौना साबित कर दिया था। ये देखिए जो दूसरा जो विश्व विजेता था, जो सिकंदर था हमारा, उसकी भी संचार की जो व्यवस्था थी उसको, उसकी जो साम्राज्यिक विस्तार की जो प्रणाली थी उसको भी इन्होंने क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। और इतने बड़े साम्राज्य के निर्माण के लिए इन्होंने विभिन्न प्रकार के कौशलों का क्या किया था, उपयोग किया था। क्योंकि एक व्यक्ति इतनी आसानी से इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण और कबीलों को बना करके नहीं कर सकता था। तो इन लोगों के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो क्या थी, आत्मविश्वास था। और चंगेज़ खां ने अपने अधिकार क्षेत्र में जो भी बसे हुए लोग थे उनको सामाजिक और धार्मिक समुदायों में किस तरह से रखा होगा, ये प्रश्न अब हमारे सामने जो है आ रहे हैं। उसकी राजसत्ता के विकास में बहुविविधता का क्या हुआ होगा। जो भी हो, मंगोल और चंगेज़ खां की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को बेहतर ढंग से समझने के लिए ये उचित होगा कि हम अपनी चर्चा चंद प्रश्नों से क्या करें, अब शुरू करें। क्योंकि जब तक हम मंगोलों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम जो है उन चीज़ों के बारे में नहीं जान पाएंगे, इस साम्राज्य के विकास के बारे में। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है कि मंगोल कौन थे, वो रहते कहाँ थे, उनके संबंध किन के साथ थे,
समाज और राजनीति के बारे में हमें उनके बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त करनी है वो कहाँ से मिलती है। तो आइए सबसे पहले हम जो है मंगोलों की जो सामाजिक जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में और उनकी जो राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उनके बारे में जानने का क्या करेंगे, यहाँ पर प्रयत्न करेंगे। अब किसी भी साम्राज्य का निर्माण लगाएं या किसी भी समुदाय का निर्माण लगाएं, वो किसी एक व्यक्ति से निर्मित नहीं होता है, वो भिन्न भिन्न जन समुदायों का क्या होता है, एक हिस्सा होता है। यहाँ एक प्रश्न आ जाता है कि मंगोल कौन थे। वो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि मंगोल एक विविध जन समुदाय का क्या था, निकाय था। ये लोग कहाँ रहते थे, पूर्व में तातार, खितान और मंचू लोगों से और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता होने के कारण परस्पर क्या थे, संबंधित थे। कुछ मंगोल पशुपालक थे और कुछ क्या थे, शिकारी संग्राहक थे। पशुपालक घोड़े, भेड़ और कुछ हद तक अन्य पशुओं जैसे बकरी और ऊँटों को क्या करते थे, पालते थे। यहाँ आकर के हमारा प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाता है कि मंगोल कौन थे। अब बात आ जाती है कि मंगोल का जीवन यापन करने का जो तरीका था वो कैसा था। वो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि मंगोल पशुपालक थे, कुछ शिकारी और संग्राहक थे। पशुपालक घोड़ों, भेड़ों और कुछ हद तक अन्य पशुओं जैसे बकरी और ऊँटों को क्या करते थे, पालते थे। और मध्य एशिया की जो है चारण भूमि स्टेपीज में जो है इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। और ये आज का आधुनिक मंगोलिया कहा जाता है। जिस क्षेत्र के अंदर मंगोल साम्राज्य का उदय हुआ आज के टाइम में हम उसे क्या कहते हैं, मंगोलिया कहते हैं। अगर हम इस क्षेत्र के अगर परिदृश्य को अगर हम देखते हैं, ये देखिए आप ध्यानपूर्वक, ये मंगोल का क्षेत्र है। यहाँ आपको घास के मैदान भी दिखाई दे रहे हैं, झील भी दिखाई दे रही है, पर्वत भी आपको यहाँ पर क्या है, दिखाई दे रहे हैं। तो ये बता रहा है इसके कि इसके पश्चिम भाग में अल्ताई की बर्फीली पहाड़ियाँ थी, दक्षिण भाग में शुष्क गोभी का क्या था, मरुस्थल था, और इसके उत्तर और पश्चिम के अंदर ओनोन और सलेगा जैसी नदियाँ और बर्फीली पहाड़ियों से निकलने वाले सैकड़ों झरने जो है इस क्षेत्र को पानी से क्या कर रहे थे, सिंचित कर रहे थे। और पशुचारण के लिए अनेक हरी जो है घास के मैदान प्रचुर मात्रा में छोटे मोटे जो है शिकार के अनुकूल रीतियों में उपलब्ध हो जाते थे। शिकारी जो संग्राहक लोग थे, पशुपालक कबीलों के आवास क्षेत्र के उत्तर में साइबेरियन वनों के अंदर ये लोग रहते थे। ये वो क्षेत्र है जिसके बारे में यहाँ बताया गया कि मंगोलिया जो क्षेत्र था प्राचीन काल में, जहाँ मंगोल साम्राज्य का उदय हुआ था, वो क्षेत्र किस प्रकार और कहाँ तक फैला हुआ था। ये देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये लोग खाल के व्यापार से अपने जीविकोपार्जन करते थे। अधिक न्यूनतम और तापमान में अंतर पाया जाता था। कठोर और लंबे शीत के बाद ही अल्पकालीन गर्मी की अवधि भी यहाँ पर आ जाती थी। जो चारण जो क्षेत्र होता था, साल में सीमित अवधियों में ही कृषि क्या थी, संभव थी, क्योंकि शीत ऋतु यहाँ पर क्या होती थी, बहुत लंबी होती थी। और अर्थव्यवस्था के लिए जो है यहाँ पर कोई ज़्यादा जो है घनी आबादी वाला कोई भी क्षेत्र नहीं था। तो यहाँ व्यापार न होने की वजह से, कृषि का विस्तार न होने की वजह से कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि मंगोल क्षेत्र के अंदर जो है शहरों का विकास क्यों नहीं हो पाया। तो हम उसमें रीज़न देते हैं, एक तो कृषि का विकास नहीं था, एक क्या नहीं था, व्यापार नहीं था। जब कृषि और व्यापार दोनों ही नहीं होंगे तो शहरों का निर्माण होना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वस्तुओं का आदान प्रदान के लिए मंडियों का निर्माण होता है, बाज़ारों का निर्माण होता है। बाज़ार ही जो है कालांतर में समय बीतने के साथ किसका रूप ले जाते हैं, शहरों का रूप ले जाते हैं। तो ये लोग कहाँ पर रहते थे, घर नहीं बनाते थे, किस में रहते थे ये लोग, तंबू बना करके रहते थे। ये देखिए तंबू और जर। जर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये वो क्षेत्र होता था जब मौसम बहुत गर्म हो जाता था, ये लोग ज़मीन को खोद करके अंदर उसके अंदर रहना क्या कर देते थे, शुरू कर देते थे। उनको क्या बोला जाता था, जर बोला जाता था। और जब शीत मौसम जब बहुत ज़्यादा आ जाता था तो ग्रीष्मकालीन जो नदी घाटियाँ का जो तय होता था वहाँ पर ये लोग क्या है, चले जाते थे। और विभिन्न प्रकार की जो है जाति और भाषाई संबंधों को जो है मंगोलों ने आपस में क्या कर रहा था, जोड़ रखा था। और संसाधनों की इनके पास बहुत ज़्यादा कमी थी, इसलिए जो है पितृवंशीय जो है वंश में ही समाज क्या था, वो विभाजित था। जो परिवार बहुत बड़े होते थे, विशाल होते थे, उनके पास धन ज़्यादा होता था, उनके पास पशु और चारण भूमि भी क्या होती थी, ज़्यादा होती थी। और उनका स्थानीय राजनीति में क्या होता था, दबदबा। भी आप यही देखो कि जिन लोगों के पास संसाधन ज़्यादा है उनका राजनीति के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रभाव होता है। जब भी भीषण शीत ऋतु आती थी तो इनके पास जो है ग्रीष्म टाइम के अंदर जो भी सामग्री शिकार की जो रखी होती थी वो क्या हो जाती थी, फिर समाप्त हो जाती थी।
इसलिए इनको वर्षा न होने के कारण जो है घास के मैदान सूख जाते थे और चारागाहों की खोज में इन लोगों को क्या करना पड़ता था, भटकना पड़ता था। तो यहाँ हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि मंगोलों का जो जीवन था वो बड़ा कष्टमय था। ये लोग बहुत कठिन परिश्रम करके अपने जीवन को क्या करते थे, बचाए रखते थे, बहुत मुश्किल से। हर चीज़ के अंदर जो है इन लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या की है, मेहनत की है। और इनके अंदर जो है आपस में फिर चारागाहों की प्राप्ति के लिए या पशुधन प्राप्त करने के लिए क्या करते थे, ये लूटपाट भी करते थे, समूह में आक्रमण करते थे। इसलिए अपनी रक्षा हेतु ये शक्तिशाली और संपन्न कुलों से क्या कर लेते थे, मित्रता कर लेते थे, ताकि वो लोग जो है संकट के समय उनकी क्या करे, रक्षा करे। तो मंगोल और तुर्की कबीलों को मिलाकर के चंगेज खान ने 5वीं शताब्दी का जो अटिला नाम का जो व्यक्ति था, उसकी मृत्यु के समय जो संघ बना था, उसके बराबर का संघ जो है 1200 ईस्वी के आसपास किसने बनाया था, चंगेज खान ने बनाया था। ये देखिए, अटिला के बनाए गए परिसंघ के विपरीत चंगेज खां की राजनीतिक व्यवस्था बहुत अधिक क्या रही, स्थायी रही। स्थायी क्यों रही, क्योंकि अटिला की मृत्यु के बाद उसका परिसंघ क्या हो गया था, टूट गया था। लेकिन चंगेज खां के मरने के बाद उसके 4 बेटे और उसके बाद में उसके 2 महत्वपूर्ण पोते, अभी हमने पढ़ा भी था, बाटू और मोंके, उन्होंने इस साम्राज्य का बहुत जो है विस्तार किया। और इनका जो साम्राज्य है वो चीन, ईरान और पूर्वी यूरोपीय देशों की उन्नत सशस्त्र लैस सेनाओं का मुकाबला करने में भी क्या था, सक्षम था। और फिर इसके बाद में जब इतना बड़ा साम्राज्य का निर्माण कर दिया गया तो यहाँ पर कृषि व्यवस्थाएं भी आई, नगरों का निर्माण भी हुआ और आपसी जो है स्थानबद्ध समाजों को बड़ी कुशलता से इन लोगों ने क्या किया, एकजुट किया। इसके अलावा हम नेक्स्ट जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चीन के साथ, अगर इनकी हम वार्तालाप करें तो दोनों एक दूसरे से क्या थे, बिल्कुल भिन्न थे। ये देखो क्या कहता है, ये देखिए कि यायावरी सामाजिक और राजनीतिक जो संगठन था वो कृषि अर्थव्यवस्था से क्या था, भिन्न था। ये दोनों समाज एक दूसरे की व्यवस्था से क्या थे, अनभिज्ञ नहीं थे। वास्तव में स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोल मध्य एशिया के यायावर को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी देश कहाँ पर जाना पड़ता था, चीन में जाना पड़ता था। और जिन लोगों के पास संसाधन हो गए तो वो संसाधन ज़्यादा हो गए तो वो अपनी वस्तु का मोल भाव दूसरे की वस्तु से क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। इनका बड़ा सामना करना पड़ता था। ये देखिए, यायावर कबीले के लोग जो है अपने उत्पादों और लोहे के उपकरणों को चीन से क्या करते थे, लाते थे, बदले में घोड़े, फर और स्टेपी क्षेत्र का शिकार किए गए वस्तुओं का क्या करते थे, विनिमय करते थे। इन्हें वाणिज्यिक क्रियाकलापों में काफ़ी क्या आता था, तनाव आता था और दोनों पक्ष धन का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करते थे, सैनिक कार्रवाई यानी कि लड़ाइयाँ भी लड़ लेते थे और चीनी पड़ोसियों को व्यापार में बेहतर शर्तें रखने के लिए मजबूर कर देते थे। कभी कभी ये लोग व्यापारिक संबंधों को नकार कर केवल क्या करते थे, लूट मार भी कर लेते थे और जीवन को क्या कर देते, अस्त व्यस्त। और लूट मार करने का मंगोलों को फायदा ये होता था क्योंकि ये स्थायी रूप से एक स्थान पर रहते नहीं थे। ये तो अपना तंबू लगाते थे और कुछ समय के बाद उखाड़ करके किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाते थे। तो इनका बहुत कम क्या होता था, नुकसान होता था, जबकि जो स्थायी जो समाज था वो कमज़ोर हो जाता था। ये देखो, क्योंकि जब बार बार आप उनको लूटोगे तो वो लोग क्या करेंगे, वो दुखी हो जाएंगे वहाँ से। तो उनकी कृषि को अव्यवस्थित कर दिया इन्होंने, नगरों को इन्होंने लूट लिया। दूसरी ओर यायावर लूट पाट कर संघर्ष क्षेत्र से क्या हो जाते थे, दूर भाग जाते थे। आ रही ना ये बात, देखो। और उन्हें बहुत कम क्या होती थी, हानि होती थी। और जो संपूर्ण इतिहास अगर हम चीन का अगर बात करें तो उसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा क्षति मंगोलों ने जो है पहुंचाई थी। और हार करके चीनी शासकों ने अपने क्षेत्र की किलेबंदी भी करनी क्या कर दी थी, शुरू कर दी थी। और उसी किलेबंदी का रूप था कि चीन की महान दीवार का क्या हुआ था, उदय हुआ था। ये आप देख सकते हैं, ये है चीन की महान दीवार। ये देखिए आप, दिख रही है ना आपको, ये सारा का सारा जो चीन की जो ये महान दीवार का जो निर्माण आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा किसके कारण हुआ था, मंगोलों के आक्रमण से किसको बचाना, चाइना को बचाना। और ये चाक्षु साक्ष्य है, ये चीज़ आज भी हम आँखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप सोच सकते होंगे कि मंगोल साम्राज्य के लोग कितने ज़्यादा जो है क्रोधी थे और युद्ध में क्या करते थे, अपने आप को लीन रखते थे। अब हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण जो है पॉइंट्स हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है, वो है चंगेज़ खां का जीवन। और इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा के अंदर अध्ययन करेंगे। थैंक यू।